एक बार की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके 4 बेटे थे और वह सभी से समान रूप से प्रेम करता था। राजा अब वृद्ध हो चुका था और समय आ गया था कि वह अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने बेटों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए। अपनी मरणशैया पर लेटे हुए राजा ने अपने 4 बेटों को पास बुलाया। मेरे प्यारे बेटों, मेरी जिंदगी का सफर अब खत्म होने को है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हें वो बातें बताऊं जो तुम्हारे जीवन और इस राज्य के भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। पिताजी, कृपया बताइए, आपकी सीख हमारे लिए अनमोल होगी। पहली बात यह कि यह जो सारा राज्य है, यह सबसे बड़े राजकुमार का है। दूसरी बात यह कि तुम्हारे छोटे भाई तुम्हारी दाहिनी बाजू हैं, उन्हें हमेशा भाई बनाकर रखना। तीसरी बात यह कि हमारा राज्य प्रजा के सिर पर टिका हुआ है, इसलिए प्रजा को अपनी संतान की तरह समझना। उन पर हमेशा देश बदलकर उनके बीच जाकर खुद उनकी स्थिति का पता करते रहना। ध्यान रखना कि हमारा राज्य कैसे चल रहा है। और एक बात और, जब भी शिकार पर जाओ 4 कोस से ज्यादा दूर मत जाना। 5 कोस की सीमा को कभी पार मत करना। ये हमें हमारे पूर्वजों से सिखाया गया है। राजा ने ये बातें कहने के बाद अपनी आखिरी सांस ली और पूरा महल शोक में डूब गया। राजा की मृत्यु के बाद बड़े राजकुमार ने गद्दी संभाल ली। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। 4 भाई साथ मिलकर राज्य का ध्यान रखते और कभी-कभी शिकार पर भी जाया करते। एक दिन 4 भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। हर बार की तरह वे 4 कोस दूर तक गए, लेकिन इस बार उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। चारों इधर उधर देखने लगे, लेकिन जंगल में न तो हिरण दिखा न कोई और जानवर। आज तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला, हमें और आगे जाना चाहिए। बड़ा राजकुमार तुरंत बोला, नहीं, हमारे पिताजी ने साफ साफ कहा था कि 4 कोस से आगे नहीं जाना है। यह हमारे पूर्वजों का नियम है और हमें इसका पालन करना चाहिए। लेकिन छोटे भाइयों को यह बात जंची नहीं। सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, भैया, यह तो सिर्फ एक पुरानी बात है, हमें इसे मानने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम आगे जाएंगे तो हमें जरूर कोई शिकार मिल जाएगा। हाँ, इतने बड़े जंगल में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर कुछ। पिताजी ने शायद यूं ही कह दिया होगा। तीसरे भाई ने भी कहा, अगर हम डरते रहे तो कभी पता नहीं चलेगा कि वहाँ क्या है। चलो कुछ दूर और चलते हैं। बड़े राजकुमार को मन ही मन यह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन छोटे भाइयों के बार बार कहने पर उसे मानना पड़ा। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और सावधान रहेंगे। फिर 4 राजकुमार अपने घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे, तो अचानक घने पेड़ों के बीच से उन्हें एक भव्य मगर सुनसान सा महल दिखाई दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई हलचल नहीं थी, न कोई सैनिक न कोई सेवक, बस एक रहस्यमयी शांति थी। 4 राजकुमार अपने घोड़ों से उतर गए और दूर से महल को ध्यान से देखने लगे। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, आप तीनों यहीं रुकिए, मैं अकेला अंदर जाकर देखता हूं कि इस महल में क्या है। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं अकेला फंसूंगा, लेकिन आप लोग बच जाएंगे। इस तरह हम सब खतरे में नहीं पड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हम सब साथ चलते हैं। नहीं, अगर हम सब एक साथ गए और कुछ हुआ तो कोई भी वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए मुझे अकेले जाने दो, मैं सब पता करके आता हूं। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। छोटे राजकुमार ने सिर हिलाया और साहस के साथ अपने घोड़े पर महल की ओर बढ़ा। छोटे राजकुमार ने अपने घोड़े पर सवार होकर महल के चारों ओर चक्कर लगा दी, पर उसे कहीं भी कहीं कोई दरवाजा या खिड़की नहीं मिली जिससे वह अंदर जा सके। महल एकदम सुनसान लग रहा था, मानो कोई इसमें रहता ही ना हो। वो सोचने लगा, इतना बड़ा महल और एक भी दरवाजा नहीं, ये कैसे हो सकता है? छोटे राजकुमार ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी जो पास के एक तालाब के किनारे खड़ी थी। राजकुमार घोड़े से उतरा और उसके पास गया। राजकुमार ने पूछा, माताजी, यह महल कैसा है? इसके अंदर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? और इसमें कौन रहता है? बेटा, इसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। महल के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ के पास जाओ, उसमें एक ढोल लटक रहा होगा। जब तुम उस ढोल को एक बार बजाओगे तो महल का एक दरवाजा खुलेगा।
लेकिन अगर तुम उसे 2-3 बार बजाओगे तो महल के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने बताया था। उसने अपने घोड़े को पेड़ के पास बांध दिया और धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां ढोल रखा था। जैसे ही उसने ढोल बजाया, महल का एक बड़ा दरवाजा खुलने लगा। राजकुमार ने साहस जुटाया और अंदर चला गया। राजकुमार धीरे धीरे कमरों को देखते हुए आगे बढ़ता गया। एक के बाद एक कमरे पार करने के बाद वह अंत में एक आखिरी कमरे तक पहुंचा। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक बेहद सुंदर लड़की बैठी हुई थी। वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। राजकुमार तो उसे देखते ही मोहित हो गया। फिर लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक राजकुमार हूं, लेकिन तुम कौन हो? मैं एक राजकुमारी हूँ। मैं अभी तक कुंवारी हूँ और मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरी एक पहेली सुलझाएगा। अगर पहेली सुलझा देगा तो ठीक है, लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो मेरी दूसरी शर्त यह है कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं इस पहेली को जरूर सुलझाऊंगा। सोच लो, अभी भी समय है। तुमसे पहले भी बहुत से राजकुमार आए थे, लेकिन कोई भी मेरी पहेली हल नहीं कर सका। बहुत लोगों के सिर कटवा चुकी हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं राजा का बेटा हूं। मैं जरूर ही पहेली सुलझा लूंगा। ठीक है, यहाँ एक बर्तन रखा हुआ है। इसमें मैं पानी भरूंगी। इसके नीचे एक छोटा सा छेद है जिससे धीरे धीरे पानी टपकता जाएगा। जब तक यह पानी खत्म नहीं होता, तब तक तुम्हारे पास मेरी पहेली का उत्तर देने का समय है। जैसे ही यह पानी खत्म होगा और तुम उत्तर न दे पाए तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। राजकुमार ने बर्तन में पानी भर दिया और पानी धीरे धीरे नीचे बने छेद से टपकने लगा। राजकुमार पहेली सुलझाने में जुट गया। उसने बहुत दिमाग लगाया, हर पहलू पर सोचा, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं सूझा। समय बीतता गया और पानी धीरे धीरे कम होता गया। राजकुमार की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी वह उत्तर नहीं ढूंढ पाया। अंततः बर्तन पूरी तरह खाली हो गया। जैसे ही पानी की आखिरी बूंद गिरी, राजकुमारी ने बिना किसी भाव के कहा, तुमने समय पर उत्तर नहीं दिया। अब तुम्हें अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। यह कहते ही राजकुमारी ने तलवार उठाई और एक ही वार में राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमार के तीनों भाई महल से दूर इंतजार कर रहे थे। वे घोड़ों के पास खड़े होकर छोटे भाई की राह देख रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन छोटा भाई लौटकर नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो तीसरे नंबर का राजकुमार बेचैन हो गया। उसने कहा, बहुत समय हो गया, हमारा छोटा भाई अभी तक नहीं लौटा। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। तीसरे भाई ने महल में घुसने से पहले ठीक वैसे ही जैसे छोटे भाई ने किया था, महल के चारों ओर 4 चक्कर लगाए। उसने हर तरफ दरवाजा खोजा, लेकिन उससे कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसकी नजर पास के तालाब के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, माता जी, ये महल इतना बड़ा है, फिर भी इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं दिखता? और इसमें कौन रहता है? इसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो उस पेड़ के पास जाओ। वहाँ तुम्हें एक ढोल मिलेगा। जब तुम उसे बजाओगे तो एक दरवाजा खुलेगा। अगर तुम उसे 2-3 बार बजाओगे तो महल के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। राजकुमार ने भी वैसा ही किया। उसने घोड़ा पेड़ के पास बांधा, ढोल बजाया और जैसे ही दरवाजा खुला, वह अंदर चला गया। जब वह आखिरी कमरे तक पहुंचा तो वहां राजकुमारी बैठी थी और फर्श पर खून के धब्बे थे। राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा और अपने छोटे भाई की लाश देखी, जिसका सिर धड़ से अलग पड़ा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने राजकुमारी से गुस्से में पूछा, ये क्या किया तुमने? मेरे छोटे भाई का सिर क्यों काटा? ये मेरी शर्त थी। वह मेरी पहेली हल नहीं कर पाया, इसीलिए उसे मरना पड़ा। अगर तुम भी मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ। राजकुमार ने गुस्से में ही चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं तुम्हारी पहेली हल कर दूंगा। पहेली ये है कि
रानी ने राजा वंश के साथ क्या किया और राजा वंश ने रानी के साथ क्या किया। राजकुमारी ने बर्तन में पानी भरा और नीचे से पानी टपकने लगा। राजकुमार ने पूरी कोशिश की लेकिन उत्तर नहीं सूझा। आखिरकार जैसे ही बर्तन की आखिरी बूंद गिरी, राजकुमारी ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में दूसरे राजकुमार का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। दोनों भाई महल के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बहुत देर हो गई और दूसरा भाई भी वापस नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। बड़े राजकुमार से छोटे भाई ने कहा, हमारा दूसरा भाई भी नहीं लौटा। अब मैं जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना और जल्दी वापस आना। तीसरा भाई भी घोड़े पर सवार हुआ और महल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने महल को देखा, उसने भी 4 चक्कर लगाए और दरवाजा खोजने लगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। उसे तालाब के पास खड़ी वही बूढ़ी औरत दिखी। वह उसके पास गया और पूछा, माताजी, इस महल में जाने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा और अंदर कौन रहता है? यह महल एक राजकुमारी का है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो उस पेड़ के पास जाओ, वहाँ एक ढोल मिलेगा। उसे बजाने से दरवाजा खुल जाएगा। तीसरे भाई ने भी वही किया। उसने घोड़ा पेड़ के पास बांधा, ढोल बजाया और जैसे ही दरवाजा खुला वह अंदर चला गया। वह एक एक करके सभी कमरों को पार करता गया, लेकिन जब वह अंतिम कमरे में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अपने दोनों भाइयों की लाशें देखी, जिनके सिर धड़ से अलग पड़े थे। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने राजकुमारी से कहा, तुमने यह क्या किया? मेरे दोनों भाइयों को क्यों मारा? ये मेरी शर्त थी। उन्होंने मेरी पहेली हल नहीं की, इसीलिए उन्हें मरना पड़ा। अगर तुम भी मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ। ठीक है, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। अब बताओ, क्या है तुम्हारी पहेली? तो बताओ, रानी ने राजा वंश के साथ क्या किया और राजा वंश ने रानी के साथ क्या किया। राजकुमारी ने फिर वही बर्तन में पानी भरा और कहा, जब तक यह पानी खत्म नहीं होता तुम्हारे पास उत्तर देने का समय है। अगर पानी खत्म होने तक तुम जवाब न दे सके तो तुम्हारी भी मौत निश्चित है। तीसरा राजकुमार भी सोचने लगा, लेकिन उत्तर नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे पानी खत्म होता गया और अंत में जब बर्तन की आखिरी बूंद गिर गई तो राजकुमारी ने अपनी तलवार उठाई और तीसरे राजकुमार का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। जब कोई भी भाई वापस नहीं लौटा तो बड़े राजकुमार ने अंदर जाने का फैसला किया। जब वह गया तो उसे अपने भाइयों के घोड़े बाहर बंधे दिखे, लेकिन उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया था। यह देखकर उसके मन में चिंता और गुस्सा दोनों आ गए। उसने भी महल के 4 चक्कर लगाए, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिला। फिर उसकी नजर तालाब के पास खड़ी वही बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह तेजी से उसके पास पहुंचा और गुस्से से पूछा, माता, मेरे तीनों भाई यहाँ आए थे। उनके घोड़े तो यहीं खड़े हैं, लेकिन वे खुद कहाँ चले गए? क्या तुम कुछ जानती हो? हाँ, वे महल के अंदर हैं। राजा को यह सुनकर और शक हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता तो दिख ही नहीं रहा। क्या कोई दरवाजा है? हाँ, उस पेड़ के पास एक ढोल रखा है। जब तुम उसे बजाओगे तो महल के दरवाजे खुल जाएंगे। अब राजा को गहरा शक हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये बूढ़ी औरत जरूर कुछ जानती है, लेकिन मुझे सच नहीं बता रही। गुस्से में आकर राजा ढोल उठा लाया और जोर से बूढ़ी औरत के सिर पर दे मारा। राजा ने तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन पर रखकर गरजते हुए कहा, अब जल्दी से सच सच बता, अंदर कौन है, वहाँ कैसी चीजें हैं और मेरे भाई कहाँ हैं? सब कुछ अभी के अभी बता दो, वरना तुम्हारी भी जान नहीं बचेगी। बूढ़ी औरत डर गई। राजा की तलवार उसकी गर्दन पर थी और वह कांपने लगी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मुझ पर दया करें, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। जल्दी बोलो, अंदर कौन है और वहाँ क्या हो रहा है? के अंदर एक राजकुमारी रहती है, लेकिन वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि एक जादूगरनी है। जादूगरनी? हाँ, वह हर आने वाले राजकुमार को विवाह का प्रस्ताव देती है, लेकिन पहले उन्हें उसकी एक पहेली हल करनी होती है। अगर वे सही उत्तर दे देते हैं तो वह उनसे विवाह करेगी, लेकिन अगर वे असफल होते हैं तो उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। मेरे तीनों भाइयों के साथ भी यही हुआ है ना?
हाँ महाराज, उनके सिर काट दिए गए हैं। और वह पहेली क्या है, जल्दी बता। राजकुमारी की पहेली यह होती है, रानी ने राजा वंश के साथ क्या किया और राजा वंश ने रानी के साथ क्या किया। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो सच सच बता, इस पहेली का उत्तर क्या है? महाराज, सच कह रही हूँ, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। चाहे आप मुझे मार ही क्यों न दें, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन महाराज, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। यहाँ से 100 कोस दूर राजा वंश का राज्य है। अगर आपको इस पहेली का उत्तर चाहिए तो वहां जाकर पता लगा सकते हैं। शायद वही आपको सही उत्तर बता सके। ठीक है, अगर इस पहेली का उत्तर वहीं मिल सकता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। राजा उस राज्य की ओर निकल पड़ा। राजा बहुत थका हुआ था। एक तो सफर लंबा था, ऊपर से अपने भाइयों की मौत का गम। उसका दिल टूट चुका था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और गहरी नींद में सो गया। पेड़ की डालियों पर हंस के छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। कुछ देर बाद वहां एक भयंकर सांप आ गया। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रहा था। हंस के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुनकर राजा की नींद खुल गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक लंबा सांप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। राजा को गुस्सा आ गया। उसने झट से अपनी तलवार निकाली और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। सांप मरते ही जमीन पर गिर पड़ा और राजा ने चैन की सांस ली। वह फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद हंस और उसकी पत्नी वहां उड़कर आए। जब उन्होंने पेड़ के नीचे मरा हुआ सांप देखा तो उन्हें सब समझ आ गया। हंस ने सोचा, ये जरूर हमारे बच्चों को खाने आया होगा और इस अजनबी ने हमारे बच्चों की जान बचा ली है। ये हम पर बहुत बड़ा उपकार है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वे दोनों राजा के पास गए। इस बीच राजा भी नींद से जाग गया और उन्हें अपने पास खड़ा देखकर चौंक गया। हंस ने राजा से विनम्र स्वर में पूछा, हे वीर योद्धा, आपने हमारे बच्चों को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब आप हमें बताइए, हम आपके दुख दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं? जो मेरी तकलीफ है उसे ना तो तुम दूर कर सकते हो और ना ही उसका हल बता सकते हो। मेरे 3 भाई मरे पड़े हैं। एक राजकुमारी ने मेरे सामने एक अनोखी पहेली रखी है और मैं बस उसका उत्तर ढूंढ रहा हूँ। महाराज, यह पहेली तो हमें नहीं पता, लेकिन आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है। यह बहुत बड़ा उपकार है। हमें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, बस मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हंस ने सोचा और फिर कुछ सफेद चमकते हुए पंख अपनी चोंच से निकालकर राजा की ओर बढ़ा दिए। महाराज, ये मेरे पंख हैं। अगर कभी भी आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो बस इन पंखों को आग में जला देना। उसी समय मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद मित्र, अगर कभी संकट में पड़ा तो तुम्हें जरूर याद करूंगा। इसके बाद राजा अपने घोड़े पर सवार होकर राजा वंश के राज्य की ओर चल पड़ा। रात होते होते राजा वंश के राज्य में पहुंच गया। सफर लंबा और थका देने वाला था, इसलिए उसने एक धर्मशाला में रुककर रात बिताने का फैसला किया। सुबह होते ही वह जल्दी से तैयार हुआ और अपने घोड़े पर सवार होकर राजा वंश के महल की ओर चल पड़ा। राजा सीधा महल के भीतर चला गया। राजा दरबार में पहुंचा। जैसे ही राजा वंश ने उसे देखा, वह तुरंत समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी बड़े राज्य का राजा है। इसीलिए उसने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। हे राजन, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। पहले विश्राम कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, फिर हम आपकी यात्रा का कारण जानेंगे। राजा पहले से ही थका हुआ था, इसीलिए उसने आदर पूर्वक भोजन ग्रहण किया। फिर दोनों राजाओं ने साथ में महल के सुंदर बगीचे की ओर प्रस्थान किया। तो आप ही राजा वंश हैं? हाँ, मैं ही राजा वंश हूँ। लेकिन यह सवाल क्यों पूछा राजन? तो फिर आप मुझे यह बताइए, रानी ने आपके साथ क्या किया और आपने रानी के साथ क्या किया? अगर तुम यह सवाल न पूछो तो तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम इसे पूछोगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। मैं यह सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताइए कि इसमें खतरा क्यों है? मैं तुम्हें इसका उत्तर तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। राजा ने गहरी सोच में पड़ते हुए विचार किया। अगर यह मेरा सिर काट देगा तो मैं अपने भाइयों को कैसे जिंदा करूंगा? मुझे कुछ न कुछ चाल चलनी होगी।
ठीक है, अगर उत्तर देने के बाद तुम्हें मेरा सिर चाहिए तो ले लेना, लेकिन पहले मुझे सच बताओ। मेरी शादी के बाद रोज यही नियम था। दरबार से लौटकर खाना खाता, फिर रानी से बातें होती और हम अपने अपने कमरे में चले जाते। वह गहने उतार कर सोती और मैं थका होने के कारण जल्दी सो जाता। लेकिन एक दिन शिकार के दौरान गिरने से मेरे सिर पर चोट लग गई। महल लौटने पर रानी हमेशा की तरह आई, लेकिन इस बार वह पूरे श्रृंगार में थी। उसने बातें की और फिर अपने कमरे में चली गई। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रानी ने सोचा कि मैं सो चुका हूं, लेकिन सिर की चोट के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा वह चुपचाप उठी, गहने और श्रृंगार दोबारा किया, फिर महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। शक हुआ, लेकिन मैं चुप रहा और तलवार लेकर पीछा किया। मेरा वफादार कुत्ता भी साथ था। रानी जंगल में एक कुटिया तक पहुंची, जहां एक रहस्यमयी साधु खड़ा था। उसने गुस्से में रानी को थप्पड़ मारा और पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? ये देख मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत तलवार निकाल ली, लेकिन तलवार की चमक पड़ते ही साधु समझ गया कि मैं सब जान चुका हूं। जैसे ही साधु को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, वह सतर्क हो गया। मैंने बिना देर किए तलवार से वार किया, लेकिन वह तेजी से बच निकला। रानी भी घबरा गई थी। साधु गुस्से से बोला, राजा, अब तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन तुम्हारी मौत तय है। मैंने गरज कर कहा, धोखेबाज, मेरी ही रानी को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने फिर वार किया, लेकिन उसने एक मंत्र पढ़ते ही आग की लपट छोड़ी। मैं किसी तरह बचा और तभी मेरा कुत्ता गुर्राते हुए उस पर झपट पड़ा। साधु का ध्यान भटकते ही मैंने पूरी ताकत से तलवार चलाई। वार सीधा उसके आर-पार हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उस समय रानी से कुछ नहीं कहा और उसे चुपचाप महल ले आया। अगले दिन मैंने दरबार बुलाया और पूरी प्रजा के सामने रानी के विश्वासघात का खुलासा किया। मैंने सबको बताया कि कैसे वह मुझे धोखा देकर हर रात साधु के पास जाती थी। सुनकर सभी हैरान और क्रोधित थे। फिर मैंने आदेश दिया कि महल के आंगन में गहरी खुदाई की जाए। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने रानी से आखिरी बार पूछा, अगर तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ कहने को है तो कहो। लेकिन वह सिर झुकाए खड़ी रही, जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे इशारे पर सैनिकों ने उसे गड्ढे में धकेल दिया और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जमीन उसके घुटनों, कमर और फिर कंधों तक भर गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन अब उसे अपने गुनाहों का एहसास हो चुका था। देखते ही देखते वह मिट्टी में समा गई। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन प्रजा को लगा कि न्याय हुआ है। मैंने ऐलान किया कि अब हमारे राज्य में कोई भी अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम भी यही होगा। अब तुम समझ गए होंगे कि रानी ने मेरे साथ क्या किया और मैंने रानी के साथ क्या किया। जी महाराज, मैं समझ गया। अब तुमने अपना उत्तर पा लिया। जैसा कि शर्त थी, अब अपना सिर मुझे सौंप दो। लेकिन उससे पहले अगर तुम कुछ खाना या पीना चाहते हो तो तुम्हें अंतिम अवसर दिया जाता है। मुझे मृत्यु से भय नहीं, परंतु अंतिम समय में मैं अपने पूर्वजों की पूजा करना चाहता हूँ। कृपया एक अग्निकुंड तैयार करवाइए, जिससे मैं अपनी कुल परंपरा का अंतिम हवन कर सकूं। राजा ने आदेश दिया कि शीघ्र ही महल की छत पर एक अग्निकुंड तैयार किया जाए। महल के पुजारी को बुलाया गया। जैसे ही उसने आहुति देने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने गुप्त रूप से अपने वस्त्र में छिपाए हंस के पंखों को अग्नि में डाल दिया। जैसे ही पंख जलने लगे, अचानक देखते ही देखते वह दिव्य हंस प्रकट हो गया। हंस ने राजा को अपने पंखों से उठाया और बिजली की गति से वहां से दूर ले गया। राजा वंश और उसके सैनिक जब तक कुछ समझ पाते, तब तक राजा उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। राजा अपने घोड़े के पास आया और हंस का शुक्रिया किया और जल्द ही वापस लौट गया। फिर वह वापस वहां पहुंचा और बोरिया से बोला, अब बताओ, ये दरवाजा कैसे खुलेगा? ये ढोल बजाओ। राजा ने उसे बजाया और दरवाजे खुल गए। राजा अंदर गया और देखा कि उसके तीनों भाई मरे पड़े हैं। मुझसे शर्त लगाओ। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए। काट देना। शर्त लगा ली गई। बर्तन में पानी डाल दिया गया। जब शर्त लग गई तो राजा जो राजा वंश से सुनकर आया था वो सब बता दिया।
राजकुमारी ने राजा का उत्तर सुनकर सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम उन सभी लोगों को जीवित करो जिन्हें तुमने मारा है, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगा। क्योंकि राजकुमारी वास्तव में एक जादूगरनी थी, उसने अपने जादू से सभी मृत राजकुमारों और अन्य लोगों को जीवित कर दिया। जैसे ही वे सब जीवित हुए, राजा ने बिना कोई देरी किए अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में जादूगरनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जादूगरनी के मरते ही सारा महल गायब हो गया। बुढ़िया भी वहीं लोप हो गई। अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा था सिवाय चारों भाइयों के, जो अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य की ओर रवाना हुए। इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों की कही हुई बातें और आम के फल का स्वाद बाद में पता चलता है।